आज अलगाववादी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर लिया गया है। आज वो एक बैठक करने वाले थे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर की हैं। श्रीनगर में आज पुलिस ने गिलानी के घर को सील कर दिया। वहीं मीरवाइज उमर फारूक को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। अलगाववादी नेता यासिन मलिक से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई अलगाववादियों की प्रस्तावित बैठक को देखते हुए की है और ये बैठक नहीं हो पाई। कश्मीर घाटी में जो एनआईए के रेड्स चल रहे हैं उसको लेते हुए आज यहाँ अलगाववादियों ने एक बैठक बुलाई थी। जो बैठक सईद अली शाह गिलानी जिसके रेजिडेंस के बाहर हम खड़े हैं वहाँ पर होनी थी, लेकिन इससे पहले कि ये बैठक हो पुलिस ने सभी अलगाववादी नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखा, जबकि सईद अली शाह गिलानी पहले से ही हाउस अरेस्ट में थे। मीरवाइज उमर फारूक को भी आज सुबह हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लिया गया। विदेश से फंडिंग के मामले में एनआईए दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। कल भी एनआईए ने कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के घरों और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए पिछले एक हफ्ते में कुल मिलाकर 36 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस छापेमारी में एनआईए को लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड मिले हैं। आज सुबह श्रीनगर में गिलानी के घर अलगाववादी नेताओं की बैठक होनी थी, बैठक बुलाई गई थी और पुलिस को अंदेशा था कि बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप पर फिदायीन हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बांदीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कैंप पर सुबह करीब 4 बजे हमला किया था। आतंकी कैंप में घुसने की फिराक में थे। आतंकियों ने संतरी पोस्ट को निशाना बनाया, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। फायरिंग में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोशिश की गई थी इन्फिल्ट्रेट करने की इस कैंप के अंदर और सुसाइड अटैक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड हमला था और उसको विफल किया है सीआरपीएफ ने और सीआरपीएफ ने फिर फायरिंग जो रिटेलिएशन हुई उस रिटेलिएशन में 4 मिलिटेंट्स को बताया जा रहा है कि मार गिराया है। संदेही जो फोर्सेस है इसे एक सफलता मानती है और एक मिलिटेंट अटैक को जो सुसाइड अटैक बताया जा रहा है इस कैंप पे जो होने वाला था उसको विफल किया गया है। आतंकियों को मारे जाने के बाद सीआरपीएफ जवान जोश में दिखे और जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सीआरपीएफ के डीजी के मुताबिक आतंकवादी कैंप में आग लगाने की फिराक में थे। फिदायीन हमला हुआ कैंप पर, ये हमारी कंपनी पोजीशन है और उन्होंने ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन से उस पर फायर किया। हमारे संतरियों ने तुरंत जो है जवाबी कार्रवाई की और वहाँ पर जो कंपनी कमांडर और जो पुलिस बल था और हमारे कंपनी कमांडर भी आ गए और उन्होंने एंगेज किया फिदायीन्स को और 4 फिदायीन्स को मार गिराने में सफलता मिली। फिदायीन अटैक पूरी की किस्म का ही था ये अटैक। शायद उनका यहाँ ही इरादा था कि पेट्रोल डाल के फिर आग लगाएं और बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दें। उसका एकदम फेल किया जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल्स और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। 27 अप्रैल 2017 को कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए थे, 2 आतंकी मारे गए थे। 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। 24 मई 2017 को जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ और एसओजी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। 3 अक्टूबर 2016 को बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गया था। भागने में कामयाब रहे थे आतंकी। आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक भी हुई। भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर घुसपैठ और सीजफायर का उल्लंघन नहीं रुका तो कड़ी कार्रवाई होगी। कुलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के दोनों जवानों का आज अंतिम संस्कार हुआ। शहीद दीपक कुमार मैती की अंतिम यात्रा में हजारों लोग जुटे। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर की जनता आज अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ी। महिलाओं से लेकर बच्चे बूढ़ों तक हर किसी ने नम आंखों से शहीद दीपक कुमार मैती को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए।
अगर कोई ये दिल में सोचे जी शायद वो लापरवाही में उनका जिंदगी गवाए, वो बात गलत है, क्योंकि उन्होंने अपना ड्यूटी बहुत अच्छी से निभाते हुए उग्रवादी के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। चलो देश की एक महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना जीवन दान किया है, या देश के लिए अपना जीवन आहुति किया है, जो उसकी और उसकी परिवार और फैमिली बच्चे के लिए एक गर्व की बात होता है। शहीद ग्रेनेडियर मणिवन्नन का पार्थिव शरीर तमिलनाडु के उनके पैतृक गांव पहुंचा तो परिवार का दर्द फूट पड़ा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के तमाम लोग अपने वीर सपूत की शहादत को सलाम करने पहुंचे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को कुलगाम में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने AK-47 से काफिले पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। 26 जून 2016 को पंपोर के पास श्रीनगर हाईवे पर CRPF काफिले पर हमला हुआ था। 8 जवान शहीद हुए और 20 जख्मी हुए। 17 अगस्त 2016 को हिजबुल ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को जी न्यूज सलाम करता है। दिल्ली में NDTV के प्रमोटर प्रणॉय रॉय के घर पर CBI और IT की छापेमारी हुई। फंड डायवर्जन के आरोप में ये कार्रवाई हुई। NDTV के प्रमोटर प्रणव रॉय के घर CBI का छापा पड़ा है। प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पर CBI ने केस दर्ज किया है। CBI का छापा ICICI बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में डाला गया है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ किया है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, न ही ये कोई बदले की कार्रवाई है। NDTV पत्रकारिता को उसने जीवित रखा है। सच बात कहने की हिम्मत रखते हैं वो लोग। हो सकता है कि उसको तकलीफ देने के लिए, प्रताड़ना के लिए कोई कार्रवाई की जा रही हो, ऐसा भी माना जा सकता है। हम लोग उस कैटेगरी के ऐसा मानते भी हैं। Whatever inquiries are there, whatever raids are conducted by whichever agency, they are free to act as per the mandate given to them. This government do not believe in interfering in anything. CBI की 7 सदस्यों की एक टीम ने देहरादून में भी प्रणव रॉय के घर पर छापा मारा। सुबह करीब 7 बजे ही छापेमारी शुरू हो गई थी। NDTV के प्रमोटर प्रणव रॉय पर आरोप है कि उन्होंने RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए बैंक से लोन लिया था। प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने RRPR होल्डिंग कंपनी के लोन अमाउंट को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। फंड डाइवर्ट करने से ICICI बैंक को 48 करोड़ का नुकसान हुआ। RRPR मामले में प्रणव और राधिका रॉय के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया और छापे मारे। NDTV ने बयान जारी करते हुए कहा है कि CBI झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान कर रही है। GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग कर इसरो आज शाम 5:28 पर इतिहास रचने वाला है। GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती चालू है। श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे वजनी GSLV Mark 3 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। GSLV Mark 3 भारत का अब तक का सबसे ज्यादा वजन वाला रॉकेट है, जिसके जरिए GSAT-19 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। स्पेस प्रोग्राम्स में इससे पहले जो भी 2300 किलो की ज्यादा वेट थी, इसको लॉन्च किया गया था फॉरेन लॉन्च पैड से। और अगर आज ये सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया बनेगी सेल्फ रिलायंट रॉकेट लॉन्च में। और ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ से एक मैन्ड मिशन बाहर जाएगी करीब 7 साल बाद। GSLV Mark 3 से भारत की लॉन्चिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अभी भारत की क्षमता 2.5 टन के सैटेलाइट को भेजने की है, लेकिन अब वो 4 टन तक पहुंच जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक इस लॉन्चिंग को स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव लाने वाले मिशन के तौर पर देख रहे हैं। GSLV Mark 3 की कामयाबी के साथ इसरो दुनिया के भारी वजन वाले और कई अरब डॉलर के प्रक्षेपण बाजार की नई दुनिया में कदम रखेगा। GSLV जो होगा ये हमारा आगे के लिए वर्कहॉर्स बन जाएगा। अभी PSLV वर्कहॉर्स है। दूसरी बात यह है कि हम मार्केट में आएंगे ऐसे 4 टन सैटेलाइट्स के लिए, जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इस विशाल रॉकेट की ऊंचाई किसी 13 मंजिला इमारत के बराबर है और ये 4 टन तक के उपग्रह लॉन्च कर सकता है। अपनी पहली उड़ान में ये रॉकेट 3136 किलोग्राम के सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाएगा। इस रॉकेट में स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ नया क्रायोजेनिक इंजन लगा है। GSLV Mark 3 प्रोजेक्ट को पूरा करने में 15 साल लगे हैं। GSLV Mark 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत सैटेलाइट लॉन्च करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा।
देश भर में गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में तो गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली में कल का दिन 10 साल का सबसे गर्म दिन रहा। रविवार को तेज धूप और लू के बीच अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा। दिल्ली के पालम इलाके में पारे ने सबसे ऊंची छलांग लगाई। पालम में 47 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। सूरज जो है वो धरती पर आग उगल रहा है। हम इस वक्त इंडिया गेट पर पहुंचे हैं, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है दिल्ली में। अमूमन यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज बहुत ही खाली नजर आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कोई पेड़ ढूंढे और नीचे जाके बैठ जाए। बस अभी ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है ये चेहरा पूरा सब जला कर देगा। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ होने और राजस्थान की ओर से चल रही पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में अचानक इजाफा हुआ है। आज भी दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर जारी है। कल गुरुग्राम और फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया था। 10 जून 2007 को अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले साल जून में दिल्ली में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली में गर्मी के कारण ओजोन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में एक घोड़े और कार के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि घोड़ा कार के अंदर जा घुसा। हैरान करने वाली ये तस्वीरें जयपुर की हैं। जयपुर क्लब के सामने रविवार को एक कार और घोड़े में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घोड़ा कार का शीशा तोड़कर अंदर जा घुसा। कार का ड्राइवर तो तुरंत कार से बाहर निकल गया, लेकिन घोड़ा कार के अंदर ही फंसा रहा। काफी देर तक कार में फंसे रहने के बाद लोगों की मदद से घोड़े को कार से बाहर निकाला जा सका। ड्राइवर और घोड़े को कई जगह चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय हसनपुरा इलाके में एक तांगे वाले ने अपना घोड़ा सड़क किनारे बांधा था, लेकिन गर्मी की वजह से बदहवास घोड़ा रस्सी तोड़कर सड़क पर भागने लगा। इसी दौरान घोड़े और कार में ये भीषण टक्कर हो गई। यूपी के बरेली में बस में आग लगने से 22 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक होगा। आग लगने से ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इस हादसे में 22 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ये हादसा बीती रात यूपी के बरेली जिले के रजऊ गांव के पास हुआ। दिल्ली से यूपी के गोंडा जा रही रोडवेज की बस सामने से आ रहे तेल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। चंद पलों में ही आग ने बस को भी अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे यहाँ पूर्ण जले हुए सब 22 आए हुए हैं। वो इस तरह से जले हुए हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकता है और उनका लिंग भी पता नहीं चल सकता है कि महिला है कि पुरुष है कि बच्चे हैं क्या है। ऐसे टक्कर लगी, उसमें आग निकली और आग से इतना ज़बरदस्त पूरी बस जल के खाक होगी 15 मिनट के अंदर। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? दिल्ली से गोंडा जा रही थी। हाँ, 37 आदमी थे, 3 स्टाफ, 40 आदमी थे। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। 3 जून 2017 को यूपी के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी। यात्री सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। 26 मई 2017 को बिहार के नालंदा में बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल हो गए। 13 मई 2017 को जालंधर में बस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हुए। 27 जुलाई 2016 को कर्नाटक के हुबली में बस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग झुलस गए थे। यूपी के सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा के पीपली में बसों की रेस में एक बस ने 2 लोगों को कुचल दिया। आगजनी की ये तस्वीरें ओडिशा के पीपली की हैं। बसों की रेस में बुजुर्ग दंपति की मौत से नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की और बसों में आग लगा दी। 70 साल के हादू खान और उनकी पत्नी बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान पुरी से भुवनेश्वर जा रही 2 बसों की चपेट में आ गए। तेज रफ्तार बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के मुताबिक पीपली बाजार में यह हादसा हुआ, जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक बस चल रहा था, उसका लाश 2 लाश पड़ा था। एक लाश को हॉस्पिटल ले गए और दूसरा लाश था
पुलिस वाला आए, वैन गाड़ी आया, उसके बाद दमकल गाड़ी भी आया, फायर्स वाले आए, लोग बुझाबुझी करने के लिए लगे हैं। बस ड्राइवरों की तेज ड्राइविंग के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नेशनल हाईवे 316 कई घंटों तक बंद रहा। नाराज लोगों ने बसों में आग लगा दी। भारत में हाईवे पर हर 2 किलोमीटर पर हादसे में एक व्यक्ति की मौत होती है। जिनेवा इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है। सड़क दुर्घटना में मरने वालों में सबसे ज्यादा 15 से 29 वर्ष के लोग शामिल हैं। हर 3.5 मिनट में कोई न कोई व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार होता है। दुनिया भर में होने वाले कुल हादसों का 10% भारत में होता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सड़कों के डिजाइन में खराबी की वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं।